हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा स्वपक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। ये मैंने एक किताब का जो पुरानी किताब का बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे उसको उठाया है, तो मैंने जस्ट का तस इसको किताब का ही मैं प्रिंट यहाँ पर मैं लाके रख रहा हूँ, दे रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम किस तारीख को प्रवृत्त हुआ, ये आपको बताना है। 16 सितंबर 1985, 1 अक्टूबर 1985, 14 अक्टूबर 1985, 14 नवंबर 1985। सही आंसर यही द आएगा, 14 नवंबर 1985 को ये प्रवृत्त हुआ था। बोर्ड शब्द से अभिप्रेत है, ये आपको बताना है। बोर्ड शब्द से अभिप्रेत क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड, केंद्रीय आबकारी शुल्क बोर्ड, केंद्रीय सीमा शुल्क बोर्ड या केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। सही आंसर बोर्ड जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड। ये इसमें जो धारा 2 में सब परिभाषा जितने भी पहले ही बता चुका हूं, जितने भी अधिनियम के पुस्तक है उसमें धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं आती है। क्वेश्चन है, स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार अफीम डोडो की खेती के अधीक्षण से संबंधित कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करेगी, ये आपको बताना है। स्वपक औषधि आयुक्त, स्वपक औषधि अधिकारी, स्वपक औषधि प्राधिकरण या उपयुक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, स्वपक औषधि आयुक्त की नियुक्ति करेगी। व्यसनी, व्यसनी से अभिप्रेत है वो व्यक्ति जो स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी पदार्थ का आदी हो, वो व्यक्ति जो स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी पदार्थ को ग्रहण करता हो, वो व्यक्ति जो स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी पदार्थ को अपने कब्जे में रखता हो, वो व्यक्ति जो स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी पदार्थ को आश्रित हो। यहाँ पर आपको बताना है, सही आंसर यही आएगा। व्यसनी जो धारा 2 के अंतर्गत है, व्यसनी से अभिप्राय है वो व्यक्ति जो स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी पदार्थ पर आश्रित है, उसे ही व्यसनी कहा गया है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, सामान्यतः हेरोइन के नाम से पुकारे जाने वाला पदार्थ है एक मादक औषधि, स्वपक औषधि, मना प्रभावी पदार्थ या कैनाबिस, इसके अंतर्गत आपको बताना है। सही आंसर जो हेरोइन कहा जाता है वो वास्तव में कैनोबिस के अंतर्गत आता है। कैनोबिस के अंतर्गत बहुत सारी चीज इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सब चरस अरस सब कैनोबिस के अंतर्गत ही आते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन है, चरस क्या है? कैनोबिस है, कोका है, अफीम पोस्त है, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो चरस है वो कैनोबिस है, कैनोबिस के पौधे के अंतर्गत आता है चरस। स्वपक आयुक्त की नियुक्ति होती है धारा 2 के तहत, धारा 3 के तहत, धारा 4 के तहत या धारा 5 के तहत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा इसमें द आएगा, धारा 5 के तहत। धारा 5 के तहत यहाँ पर स्वपक आयुक्त की नियुक्ति होती है। जब कोई व्यक्ति स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायालय अपराध के प्रवर्तित रहने के लिए, देखो दोष सिद्ध किया जाता तो न्यायालय अपराध से प्रवर्तित रहने के लिए अधिकतम कितनी कालावधि के लिए प्रतिभूति सहित बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश कर सकता है। माने यहाँ पर आपको जमानत राशि जमा करनी होगी, ये आपको बताना होगा कितने, यहाँ पर कितनी अवधि के लिए, ये आपको क्वेश्चन से पूछा गया था, तो ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष तक का यहाँ पर बोला गया है। मैंने धारा 34 में, ये धारा 34 में बंध पत्र की बात किया गया, धारा 34 याद रखेंगे। धारा 34 में अगर अपराध से प्रवर्तित रहने के लिए जो बंध पत्र लेता है कोर्ट, वो धारा 34 के अंतर्गत लेता है, 3 वर्ष का आदेश दे सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के अधीन तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति तथा प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसे प्राप्त नहीं है? ध्यान देंगे, पूछा है किसे प्राप्त नहीं है, ये आपको बताना है।
महानगर मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार और विशेष रूप से सशक्त द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो वास्तव में जो वारंट जारी धारा 41 धारा 41 के अंतर्गत वारंट जारी करने की शक्ति है, लेकिन महानगर मजिस्ट्रेट को है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ऐसा करके उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। तो सही आंसर इसका बा आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मना प्रभावी पदार्थों की सूची में किसी पदार्थ को जोड़ने या लोप करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको बताना है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का अधीन गठित प्राधिकरणों को, केंद्र एवं राज्य सरकार को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर केवल केंद्र सरकार को यह है, केंद्रीय सरकार को ही अधिकार प्राप्त है कि किसी भी पदार्थ को उसके मना प्रभावी के अंतर्गत जोड़ दे या हटा दे। अफीम पोस्ट की खेती और अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करता है नारकोटिक्स ऑफिसर, नारकोटिक्स कमिश्नर, शॉपक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ के परामर्श समिति या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। इसमें से आपको बताना है। मैंने कहा था कि नारकोटिक्स आयुक्त या नारकोटिक्स कमिश्नर इसका पूरा शक्ति का प्रयोग करेगा। अधिनियम की धारा 6 के उपबंधानुसार केंद्र सरकार द्वारा गठित शॉपक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति एक समिति है। प्राधिकरण नियंत्रण समिति, नियम निर्माण समिति, सलाहकार समिति, राष्ट्रीय निधि नियंत्रण समिति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो धारा 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शॉपक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति गठित किया गया, एक सलाहकार, केवल एक सलाहकार समिति है। क्वेश्चन से एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होंगे, ये आपको बताना होगा। असंज्ञेय या अजमानती, संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और जमानती, असंज्ञेय और जमानती, इसमें से आपको बताना है क्या होंगे। सही आंसर इसका बा आएगा संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय अपराध पे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और अजमानती तो है ही है, अजमानती मतलब जिसमें जमानत ना होता हो। क्वेश्चन है एनडीपीएस एक्ट के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू नहीं होगा यदि उसकी उम्र, आपको बताना है उसकी उम्र फलाना कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो यहीं पर आपको यह है कि उस पर अधिनियम ये लागू नहीं होता यदि उसका उम्र 18 वर्ष से कम, अगर 18 वर्ष से कम बच्चा हो तो उस पर यह अपराध का जो नियम है ये लागू नहीं होगा। सन 1989 में अंतः स्थापित धारा 7 का के उपबंधानुसार केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि में निम्नलिखित जमा करने का प्रावधान है। असत्य आपको बताना है। वह रकम जो केंद्र सरकार द्वारा निमित्त संसद की विधि द्वारा विनियोजन के पश्चात उपलब्ध कराए। अध्याय 5 का के संपत्त संपत्ति के विक्रय आगम, कोई अनुदान जो व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया जाए, पूर्वोक्त उपबंधों के अलावा निधि में जमा की गई रकम या विनिधान की कोई आय, यही नहीं है। अलावा, यहाँ पर अलावा जो शब्द किया गया है उसमें अधीन है, अलावा का जगह ये अलावा शब्द गलत लिया गया, बस इसी कारण गलत हो जाएगा। इसमें जो बोला गया पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन, अलावा नहीं, यहाँ पर बोला गया है अधीन, पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन निधि में जमा की गई रकम या विनिधान से कोई आय, न कि अलावा। तो ये द वाला आ जाएगा जो कि गलत है। क्वेश्चन यहां पर आता है राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि का उपयोग किया जाएगा स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार को रोकथाम और उनके दुरुपयोग नियंत्रण के लिए, धारा 71A के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, उपगत व्यय की पूर्ति के लिए, व्यवसायियों की शिक्षा, पुनर्वास, सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए। तो ये सभी आ जाएगा, कॉमन क्वेश्चंस था, उपरोक्त सभी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। निम्न चार कृत्यों में कौन सा एक स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत अपराध है? पत्तियों से विनिर्मित भांग को अधिपत्य में रखना और पीना, अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा का सेवन, गांजे का सेवन, बिना अनुज्ञप्ति के मदिरा आसूत करना। तो अब इसमें से आपको बताना है, तो सही आंसर इसमें सा आएगा गांजे का सेवन। अब गांजे का सेवन इसके अंतर्गत आ जाएगा स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ 1985 के अंतर्गत, क्योंकि जो
मदिरा है, आबकारी के अंतर्गत आता। अवैध रूप से आसूत की गई मदिरा आबकारी के अंतर्गत आएगा। पत्तियों से विनिर्मित भांग जो आएगा आबकारी के अंतर्गत है। बीज की बात नहीं कर रहा, पत्तियों से विनिर्मित भांग जो होगा ये आबकारी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर गांजे का सेवन, यहाँ पर केवल एक ही आएगा सा, गांजे का सेवन इसके अंतर्गत आएगा। शौफक औषधि मना प्रभावी पदार्थ 1985 के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम प्रवर्त है, तो नो डाउट अभी तो संपूर्ण भारत पर ही हो जाएगा। कैनबिस भांग से अभिप्राय है, कैनबिस भांग से अभिप्राय इसमें से आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, वैसे गांजे का बीज, चरस, ये सब आता है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जब कैनबिस भांग से पहले ही चरस दिया है तो यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, चरस और क में चरस आता है और स में गांजे के बीच, ये दोनों अंतर कैनबिस के अंतर्गत आता है। जब परिभाषा दिया कैनबिस के तो क के अंतर्गत चरस दिया है और ब के अंतर्गत गांजे के बीज दिया, तो यहाँ दोनों आना चाहिए था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि में निम्नलिखित में से क्या जमा करने का प्रावधान नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि क्या जमा करने का प्रावधान नहीं है। वह रकम जो केंद्र सरकार द्वारा नियमित संसद की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात उपलब्ध कराए। अध्याय 5 का में संपत्ति की विलय आगम, कोई अनुदान जो व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया जाए, उपरोक्त सभी तथा उन पर लाभ आमदनी। तो ये वास्तव में प्रावधान नहीं है, लेकिन सभी आ जाएंगे, तो ड वाला इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, जहां कहीं भी स्वपक औषधि मना प्रभावी अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि तथा अर्थदंड की राशि विहित की गई है, न्यायालय दंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किन कारकों को ध्यान में रखेगा, यह आपको बताना है। यह तथ्य कि अपराधी अन्य अवैधानिक गतिविधियों का अपराध करने में फायदा उठाया है, यह तथ्य कि अपराध किसी खेलकूद या सामाजिक गतिविधियों के संस्थान के पास किया गया, अपराधी द्वारा शस्त्र को उपयोग किया गया। उपरोक्त समस्त तथ्यों के ध्यान में रखेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उपरोक्त समस्त तथ्यों का क्या करेगा, ध्यान में वो रखेगा। इसमें जो सही आंसर इसका जो आएगा दाई आ जाएगा, सबका वो ध्यान में रखकर काम करेगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, एक व्यक्ति के पास थोड़ी मात्रा में गांजा पाया जाता है, जिसके संबंध में उसका कहना है कि वह उसके व्यक्तिगत उपयोग हेतु है, किंतु उस हेतु उसके पास कोई वैध आदेश या परमिट नहीं है। उसे NDPCS अधिनियम 1985 के निम्न धारा के अंतर्गत आरोपित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसमें सा आता, सही आंसर इसका जो आएगा 22 का आंसर जो आएगा सा आएगा, क्योंकि ये रखने पर बात कर रहा है। अगर धारा 20 के बारे में बात करूं तो अगर कोई खेती करता है उसके लिए धारा 20 का है। इस संबंधित अगर खेती कर रहा है, गांजे की खेती कर रहा, अफीम की खेती कर रहा, तो धारा 20 में आता है। धारा 21 में अगर औषधियों से संबंधित है, इसका औषधि निर्माण कर रहा है, औषधि निर्माण कर रहा है तो उससे संबंधित अपराध है, तो ये धारा किस में आ जाता है, 21 में आता। धारा 22 में अगर वो विनिर्माण करता है, अपने कब्जे में रखता है और विक्रय करता है, तो यहाँ पर अपने पास रखा था, मैंने कब्जे में रखा था, तो धारा 22 के अंतर्गत आएगा उसमें। और अगर कब्जे में रखता है और एक चीज और है, अगर वो कम मात्रा में, जो लिमिट मात्रा से कम मात्रा में है, तो 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। और धारा 27 की बात किया जाता, अगर वो उसका उपभोग करता है, उपभोग अगर वो पीता है, उस पर इस पर आरोप लगाया गया है। अगर उपभोग करता तो 1 वर्ष का कारावास 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब इसमें जो पूछा गया था व्यक्तिगत उपयोग हेतु रखा है, वो केवल एक व्यक्ति के पास थोड़ी मात्रा में गांजा पाया जाए जिसमें संबंध उसका कहना है तो वो उसे व्यक्तिगत उपयोग हेतु है, मैंने रखा है, पिया नहीं है उसको, तो ये धारा 22 के अंतर्गत आएगा। ये विक्रय करता है, उपभोग करता है, ये इसके अंतर्गत जो आता। धारा 22 भी निर्माण कर रहा, विक्रय कर रहा है, कब्जे में है, तो 22 के अंतर्गत ये आएगा। क्वेश्चन है, NDPS अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के बारे में यह दर्शित किया जाता है कि उसके कब्जे में अल्प मात्रा में कोई स्वपक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ है,
वह यह साबित करने का भार कि वह ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए न कि विक्रय या वितरण के लिए निम्न से किस पर होगा। अगर आप बोल रहे हो तो वह आप ही पर होगा, माने अभियुक्ति ही उसको साबित करे कि वो वास्तव में अपने लिए रखा है, तो बेचने के लिए नहीं रखा, तो इसमें आंसर ब आ जाएगा। एनडीपीसी अधिनियम के अधीन अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण का आपराधिक षड्यंत्र, माने दुष्प्रेरण जो है अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र, यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, किसके अंतर्गत इसके आएगा, इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर दोनों एक ही प्रावधान के अधीन क्या होंगे, इसमें दंडनीय होंगे। चाहे वह दुष्प्रेरण करो या आपराधिक षड्यंत्र करो, दोनों एक ही प्रावधान के अधीन दंडनीय होंगे। निम्नलिखित में से कौन अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। तो कुर्क करने का आदेश कौन देगा, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा धारा 42 सशक्त राजपत्रित अधिकारी, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर द आ जाएगा, सबके सब दे सकते हैं। स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के गठन तक निम्न में से कौन सा न्यायालय अपराधों का विचारण कर सकता है। जब तक विशेष न्यायालय गठन नहीं किया गया तो कौन न्यायालय इसका विचारण करेगा, ये क्वेश्चन था। सही आंसर सेशन न्यायालय। जब तक विशेष न्यायालय गठन नहीं हो जाता तो तब तक वो सेशन न्यायालय इसका विचारण करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के किस धारा में नशे का आदि व्यक्ति अपने आप को स्वेच्छा से चिकित्सा कराने की इच्छा प्रकट करने से सजा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर धारा यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर इसमें द आएगा। धारा 64 का के अंतर्गत वो सजा से मुक्ति पा सकता है अगर वो अपना इलाज कराना चाहे। एक व्यक्ति के कब्जे में 50 ग्राम अफीम के उत्पाद जिसमें 0.15% मार्फिन है एनडीपीसी अधिनियम के अधीन आरोपित किया जाता, उसने किस प्रावधान के अंतर्गत अपराध किया? धारा 17, धारा 18, धारा 19, उसने कोई अपराध नहीं किया। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर द आएगा, उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि साफ बोला गया है कि मार्फिन अगर है तो कम से कम 0.2% होना चाहिए, 0.2% के आसपास होना चाहिए अगर किसी कब्जे में, तो उस अपराध के अंतर्गत आएगा। मार्फिन के लिए अगर बोला गया या कोका और कैनेबिस संबंधित है तो 1% हो बोला गया। कोका और कैनेबिस का है तो 1% से अधिक अनधिक होना चाहिए उसके पास कब्जे में, कोका या कैनेबिस हो, और मार्फिन वाला हो तो 2% से अधिक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 0.15% बोला, क्योंकि 2% से कम है मार्फिन, इसलिए वो उसे कोई अपराध नहीं होगा। क्वेश्चन है, एनडीपीसी अधिनियम 1985 के अधीन अपराध किए जाने के लिए प्रयत्न और तैयारी पृथक पृथक अपराध है, दोनों एक ही प्रावधानों का अधीन दंडनीय। केवल प्रयत्न अपराध है, तैयारी अपराध नहीं। इनमें से कोई भी अपने आप में स्वतंत्र अपराध नहीं है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें आएगा पृथक पृथक अपराध है। अगर आप जो है 1985 के अंतर्गत एनडीपीसी अधिनियम 1985 के अधीन अगर आप प्रयत्न करते हो या तैयारी करते हो, अगर प्रयत्न करते हो उस अपराध करने का या तैयारी करते हो, तो दोनों अपने आप में अपराध है और दोनों का अलग अलग दंड आपको मिलेगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1975 के तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 33 के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी दंडादेश के विलंबन या परिहार या लघुकरण नहीं किया जाएगा। धारा 32A के उस प्रावधान का अपवाद कौन सा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका अपवाद है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आ जाएगा धारा 27। धारा 27 के व्यक्ति उपभोग जो करता है, स्वयं उपभोग कर रहा है वो सब चीज को, तो अगर आप सुधरना चाहते हो तो आपका लघुकरण हो सकता है, तो धारा 27 इसका अपवाद होगा। स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के किस धारा के में अपराध में प्रवृत्त रहने के लिए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बंध पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा संबंधी प्रावधान किया गया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर धारा 34 में ये अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चंस यहां पर आता है, एक व्यक्ति के कब्जे में कोकीन पाई जाती है जो उसने स्वयं के उपभोग के लिए रखी थी, वह निम्नलिखित में किस धारा के अधीन दंडित किया जा सकता है, तो ये आपको बताना है किस धारा के अंतर्गत इसको दंडित किया जा सकता है। तो धारा 22 तो स्वयं रखता है यहाँ पर, अब उपभोग करके लिए रखा तो इसमें उपभोग के लिए रखी थी तो यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। देखो उपभोग करेगा तो 27 में, धारा 27 उपभोग करेगा तो यहाँ पर आएगा, धारा 27 के अंतर्गत आएगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर 22 तो है नहीं है जो रखा है, तो यहाँ पर ब आंसर आ जाएगा धारा 27, क्योंकि उपभोग के लिए वो रखा था, तो धारा 27 के अंतर्गत इसके अंतर्गत ये आएगा। स्वपक औषधि मना प्रभावी अधिनियम के अंतर्गत कौन से अपराध के विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे? तो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध की बात करता है, तो सही आंसर इसमें बताना था। सही आपको बता दूं, ये 3 वर्ष से अधिक के होते हैं, जो 3 वर्ष से अधिक के होते हैं वही विशेष न्यायालय में जाते हैं। तो ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है वो विशेष न्यायालय में जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी अथवा अधिग्रहण करता है तो वह ऐसी गिरफ्तारी या अधिग्रहण के पश्चात कितने समय के अंदर इसकी रिपोर्ट इसके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका स आएगा, 48 घंटे के अंदर आपको करना होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध होगा, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी अपराध संज्ञेय और अजमानती माने स वाला आंसर 35 का आंसर स होगा। संज्ञेय माने बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता पुलिस अधिकारी, और अजमानती अर्थात जमानत नहीं होगी। निम्नलिखित में इसकी धारा में प्रावधान है कि स्वपक औषधि मना प्रभावी अधिनियम के अधीन निहित शक्तियों को उपयोग करने वाले अधिकारी को यह कहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि अपराध होने के संबंध में उसे कोई सूचना कब मिली, सूचना बताने कब मिली, ये आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर धारा 68 में ये कहा गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 195 तब लागू होता है जब अधिनियम 195 कब लागू होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कब। यहाँ पर 1985 होना था। यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता धारा 360 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, अच्छा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम यहाँ 195 तब लागू होता है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ मेरे को लग रहा है, कब लागू होता है इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर इसमें से क्या आएगा। तो सही आंसर इसका ब आता है। सिद्ध दोष जो है अभ्यर्थी 18 वर्ष से कम आयु का है, 18 वर्ष से कम आयु का है, तो ये वाला आपका लागू हो जाएगा। अधिनियम की किस धारा में अपराध से प्रवर्तित रहने के लिए 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बंध पत्र निष्पादित करने का अपेक्षा संबंधी प्रावधान है? ये तो पहले ही बार जिक्र हो चुका है कि इसमें धारा 34 में कहा गया, तो अगर धारा 34 आएगा। क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु किस धारा में विशेष न्यायालय गठन का प्रावधान है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस धारा में विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो धारा 36 में इस विशेष न्यायालय के गठन की बात करता है। स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के अंतर्गत व्युत्पन्न करने का अर्थ क्या होगा? अशुद्ध कोकीन अर्थात कोका पत्ती का निचोड़ जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से कोकीन निर्मित करने से प्रयुक्त होता, एकोगानिन या एक्सोजीनन से व्युत्पन्न जहां से इसे प्राप्त किया जा सकता है। कोकीन अर्थात बेंजोइल, एकोनिन या इष्टक या इसके लवण, उपरोक्त सभी तो सही आ जाएंगे। सब के सब इसी के अंतर्गत माने ये सब स्वपक औषधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है, पॉपबेर सोम्पिफेरल एल की जाति का पौधा कौन सा होगा? पॉपबेर सोम्पिफेरम एल जाति का पौधा, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसके अंतर्गत आएगा। तो अफीम पॉपी, पोस्टृण अफीम या सारकृत पोस्ट, इसके अंतर्गत आ वाला आएगा। अफीम पॉपी जो आता है ये पॉपबेर सोम्पिफेरम एल जाति का पौधा कहा जाता है। धारा 26 में अनुज्ञप्तिधारी मतलब अब लाइसेंस धारी बात कर रहा है, अथवा उनके नौकरों द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सब वाला अधिकतम 3 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना दोनों इसको लग सकता है। स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराध करने के आशय को संपादित करने का निश्चय करता है परंतु इसकी इच्छा से स्वतंत्र परिस्थितियों के द्वारा उसे रोक दिया गया है, तो वह मैंने इच्छा करता है लेकिन रोक दिया गया, अधिकतम अवधि कारावास से दंडित होगा, अधिकतम अवधि कारावास से जुर्माने से दंडित होगा, न्यूनतम अवधि से कम नहीं परंतु अधिकतम अवधि के आधी तक बढ़ाए जा सकने वाला कारावास से दंडित होगा। अब दोनों इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सा आएगा, न्यूनतम अवधि से कम नहीं परंतु अधिकतम अवधि के आधी के बढ़ाए जाने सकने वाले कारावास से वो दंडित होगा।
क्वेश्चन है, स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से किस धारा में अवैध व्यापार या बंदरगाही अपराधियों को वित्तीय सहायता करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? ये आपको बताना है किसमें इसमें किया गया है। सही आंसर ब आएगा धारा 27 का में इस प्रकार का जो अपराध करोगे तो दंडित किया गया है। निम्नलिखित में से किसी वारंट अथवा प्राधिकार के बिना प्रवेश करने, तलाशी लेने, अधिग्रहण करने और गिरफ्तारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें आ जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, स्वपक सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं, उन्हीं को ये प्रकार का अधिकार है। राजस्व गुप्तचर विभाग का अधिकार केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया राजस्व गुप्तचर इसके अंतर्गत नहीं आते। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी चपरासी अपरासी इसके अंतर्गत नहीं आते। राज्य सरकार इसके अंतर्गत नहीं आते। तो आ वाला आंसर ही इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह घोषित करती है कि यदि कोई व्यक्ति स्वपक औषधि मना प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ का विक्रय करता है तो उसके आगम भी अधिकृत योग्य होंगे। आगम मतलब यहाँ पर बोला उसका आय, उसने जो भी आय प्राप्त किया है वो भी कब्जे में चला जाएगा। ये आपको बताना है ये कौन सी धारा में ये कहा गया है। तो सही आंसर सा आया धारा 62। धारा 62 में ये कहता है कि आप इस प्रकार काम करते उसमें जो आय आपने प्राप्त किया आगम वो भी कब्जे में जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहित होगा वह जब वह माने कौन न्यायाधीश बनाया जाएगा विशेष न्यायालय के लिए। तो मैं विशेष न्यायालय में न्यायाधीश बनाने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं उसको केवल जो होगा बस सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश तो वो तभी बनाया जाएगा जब वो सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश न माने अशेषता अपर सेशन बस सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश ना हो। यहाँ पर ये आएगा। तो ये बोला गया था क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहिर्त नहीं होगा। माने अहिर्त नहीं होगा जब वह माने अहिर्त बोला नहीं होगा पूछा गया 7 वर्ष का अधिवक्ता में अनुभव ना रखता हो, 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश अधिकारी के रूप में कार्य ना कर चुका हो। तो मेन इसमें जो प्रावधान किया गया ये वाला था बस सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश ना हो तो ये वाला प्रावधान इसमें किया गया था। तो सा वाला आंसर आएगा। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अधीन अपराधों का विचारण निम्न न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तो विशेष न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब ये तो आपने देख लिया है कि क्वेश्चन जो आएगा विशेष न्यायालय किसके अंतर्गत आ जाएगा ये तो विशेष न्यायालय इसका विचारण करेगा। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के अंतर्गत दंडनीय अपराध विचार योग्य है द्वारा केवल उच्च न्यायालय, केवल मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के, विशेष न्यायालयों के उनके गठन सत्र न्यायालय के, तब यही वाला सा आएगा विशेष न्यायालय और उसके गठन सत्र न्यायालय के विचार में आएगा। एनडीपीएस अधिनियम के अधीन अपराध एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन अपराध का अभियुक्त है जिसका विचारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही आंसर आएगा। तो सही आंसर इसमें आएगा विशेष न्यायालय ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकता है। स्वपक औषधि तथा मना प्रभावी अधिनियम के अधीन नारकोटिक्स कमिश्नर से अभिप्रेत आपको बताना है कौन आएगा। इसमें सा वाला आएगा धारा 5 के अधीन नियुक्त स्वपक आयुक्त नारकोटिक कमिश्नर के अधीन आएगा। चलिए 2 लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अफीम अभिप्रीत है तो अफीम से अभिप्रीत आपको बताना है कौन सा इसके अफीम के अभिप्रीत यहाँ पर आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आएगा अभिप्रीत है अफीम से अभिप्रीत है ना। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसका आएगा वो द आ जाएगा। मैं पहले ही पढ़ाते बता दिया था कि कम से कम 2% से अनधिक मात्रा में है तो अफीम के अंतर्गत आएगा। लास्ट क्वेश्चन, स्वपक औषधि मना प्रभावी अधिनियम के प्रभावी होने के समय न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों पर निम्नलिखित में किस अधिनियम को उपबंध लागू होंगे ये आपको बताना है। तो ये कॉमन क्वेश्चन एनडीपीसी एक्ट 1985। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।